ऐसा कर सकता हूं मैं आपसे, कर सकता हूं ना, बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे होंगे और आज का टारगेट 37/37, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन आप सब लोगों के बहुत कम नंबर आए, दूसरे दिन थोड़े ठीक ठाक आ गए, आज दोनों के बीच में रहने वाले हो आप। ऐसा नहीं है, यानी दूसरे सेट से तीसरे में ज्यादा ही लेकर के आओगे, तो फिर देखते हैं। फिर ये चैलेंज है कि अगर आप दूसरे के इसमें बराबर भी ले आए या उससे ज्यादा ले आए तो बहुत ही बड़ी बात है, बराबर भी ले आए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और कम हुआ तो फिर स्वाभाविक है, मुझे तो ये उम्मीद ही है कि कुछ बच्चों का घटेगा आज स्कोर, पहले से फिर भी ज्यादा आएगा, ठीक है? क्योंकि पहले की शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना बच्चों। चलो अब बात कर लेते हैं कि 37 में से 37 करने का जो हमारा लक्ष्य है, क्या आप उसे कभी पूरा कर पाएंगे किसी सेट में? अपने आप से क्वेश्चन पूछना। तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और हम सबको एक प्रण लेना है कि हम हिंदी में तो अपने आप को इतना पहुंचाएं एटलीस्ट कि 35, 36, 37 इससे अलग कोई स्कोर ना हो, तब सब बढ़िया है। 35 भी अच्छा है, लेकिन 37 का ही ट्राई करेंगे हम, ठीक है? चलो, तो पहला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? बच्चों क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होगा जो थोड़ा सा अलग होगा, समझना पड़ेगा, लेकिन उत्तर हम लगा देंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। वचन इनमें से किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? आप ये देखो, अब ये नया सवाल सा लगा आपको, है ना? लगा है ना? फिर ये सोचो कि ये वचन जो है, ये बहुवचन और एक वचन आप किसी भी चीज के बनाओ, वो किसके बनाते हो आप? इनमें से संज्ञा के बनाते हो या सर्वनाम के बनाते हो या विशेषण के बनाते हो या अलंकार के बनाते हो? इनमें से किसके वचन बनाते हो आप? आप कोई वचन, एक वचन और बहुवचन सोचें, कोई भी एक वचन और बहुवचन सोचें। आपके अवसर हमने लड़का सोचा, और लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लड़के। तो ये जो लड़का है ये क्या है? लड़का लड़की, ये है क्या? इनमें से क्या है? ये तो जातिवाचक संज्ञा है ना बच्चों, तो संज्ञा ही तो हुआ लड़का, तो ये संज्ञा ही तो हुआ। और भी कुछ भी लगाओ आप, लाइट मान लो, लाइट लगाते हो, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइटें जो बनाओगे, घड़ी बोलो, घड़ियां बहुवचन बनाओगे, ये सब क्या है? इन चीजों का ही तो वचन, बहुवचन, एक वचन बनाते हो ना आप। और चीज सब क्या होती हैं? सब संज्ञा ही होती हैं। तो वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं? हमेशा संज्ञा के लिए। समझ में आ गई बात आपको? सर्वनाम जैसी कोई चीज नहीं होगी वचन में। वचन, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है वह, ये, वे। इसका क्या ही वचन बदलोगे आप, है ना? इसका कोई वचन नहीं बदलता, उसका, इसका आपका उत्तर वह का वे हो जाता है, वह का वे हो जाता है। पर बेटा ये जो ना एक संख्या हम ये बोल देते हैं उस सेंस में जाकर के, लेकिन जितनी भी चीजें हैं हम उनके ही वचन बदलते हैं, तो इसलिए संज्ञा तो टोटल बहुवचन है। सर्वनाम में आप कह देते हो, बस एक दो चीज के लिए कह सकते हो, वह का वे हो जाता है, यह का ये हो जाता है, बाकी और किसी चीज में बता ही नहीं पाओगे आप। तो हमेशा जो होगा वो संज्ञा का ही होगा। क्वेश्चन का हमें उस सेंस में देखना है। वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? अगर हम वह का देखें तो यह एक अकेला शब्द है जो संयुक्त भी नहीं है और फिर भी अपना उच्चारण स्थान दो से लेकर के चलता है, दो चीजों से लेकर के चलता है। जब भी आप वह बोलें, अकेला एक इकलौता शब्द है, इकलौता अक्षर है ऐसा जो किसी का भी संयुक्त नहीं है, किसी से मिलकर नहीं बनता, वह अपने आप में अकेला है। उसमें व्यंजन है, ये रेलेव है, उसमें व्यंजन है, तो ये फिर भी दो से बोला जाता है। किस किस से? आप वह बोल के देखो, वह, तो आप देखेंगे आपके ऊपर के दांत नीचे के होठ में लगते हैं, तो दांत और होठ दोनों से बोला जाता है, इसलिए दंत ओष्ठ, होठ मतलब ओष्ठ, तो दंतोष्ठ इसको बोला जाता है। कितने कम बच्चों का सही है यार बच्चों, वह बोल करके देखो ना आप। ये मैंने जो लिस्ट बनवाई थी ना आपकी, कचट तप और फिर क्या के वर्ग पूरा, और वो ट्रिक जो बताई थी, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, ये उन सबसे अलग बताया था कि अकेले इसको याद रखना अलग से, कि वह अकेला दंतोष्ठ होगा, इसको अलग से याद रखना, ये उस लिस्ट में नहीं आता। और फिर इसी को हम भूल गए। कितनी बुरी बात है ना? बोल करके देखो, ये वह जो है ये अलग ही स्पेशल है, और वह बोलेगा ना वह, तो ऊपर के दांत आपके नीचे के होठ में जरूर टच करेंगे, इसके बिना वह बोल ही नहीं सकते, ठीक है? और भी कोई बता सकते हो? हाँ हाँ, ठीक है। तो दंतोष्ठ, फे भी आप उस तरह का बोलते हैं, पर पे फे ये ओष्ठे में आ जाता है। फे तो फिर भी ओष्ठे में आ जाएगा, क्योंकि ओष्ठे वर्ण कौन से होते हैं? पे वर्ग होता है, पे वर्ग पूरा। तो पे वर्ग फे जो आता है वो इसमें आ जाता है, पे, फे, बे, भे, में, ये तो इसमें आ जाता है फे। तो फे को आप दंतोष्ठ मत कहिए, फे ओष्ठे में ही आएगा। फे में कहीं दांत नहीं लग रहे, फे में कहां दांत लग रहे हैं? होठ बोल रहे हैं आपस में, ठीक है? तो फे तो भैया इसमें आएगा, तो दंतोष्ठ, वह हमेशा दंतोष्ठ, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। और अगर किसी बच्चे को कोई समझ में कुछ ऐसा लगे कि सर मुझे तो ये रिकॉल करने पड़ेंगे सारे, मैं भूल गया हूं इन सबको, तो भाई वो वीडियो देख लेना, वर्णमाला का पार्ट 2, तो आपको सारे उसी टाइम याद हो जाएंगे। ट्रिक इतनी जबरदस्त बनाई थी कि एक एक चीज याद हो जाएगी। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है वर्णमाला से 2 सवाल अगर आएंगे तो एक उच्चारण स्थान का जरूर आएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, ये एकदम नया सवाल है बच्चों, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए कि नया सवाल वहां भी मिलेगा, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो सवाल हल हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में क्योंकि शब्द क्या है? अब आपके सर अव्यय, और अव्यय में भी बहुत गहराई में घुस गया ये, अव्यय में भी बहुत गहराई में घुस गया ये, फिर भी मैं इस सवाल को सही कर सकता हूं। कैसे सही कर सकता हूं बताओ? ये जो पूछा है इसने वाक्य में क्योंकि शब्द, अब क्योंकि क्या हो सकता है आप खुद सोचना। भाई मुझे नहीं पता ये अव्यय का कौन सा प्रकार है, किस प्रकार में आएगा, कैसे आएगा, नहीं पता, फिर भी मैं इसको सही करने का प्रयास, देखो कैसे करता हूं, यही सिखाने मैं आपको आया हूं। देखो, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा, लाचार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह अंधा है, इसलिए तो ये बात इन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई, वैसे बिल्कुल हो गई। तो क्या यहां संकेत दिख रहा है? कोई संकेत जैसी कोई बात नहीं है। उद्देश्य कोई दिख रहा है? नहीं, उद्देश्य भी कुछ नहीं दिख रहा है। स्वरूपवाचक दिख रहा है या कारणवाचक? ये जो क्योंकि जब भी लगेगा, ये भैया क्योंकि जब भी लगेगा एक कारण देगा कि भाई मैं वहां गया, अब मैं कारण बता रहा हूं, क्योंकि मुझे उससे मिलना था, तो मैंने पहली बात का कारण दिया क्योंकि लगा करके दूसरे में। तो आप देखो, वह लाचार है, क्यों लाचार है? कारण दे रहा है, क्योंकि ये कारण दिया, वह अंधा है, कारण के अलावा कुछ और इसमें स्पष्ट रूप से आप सही कर ही नहीं सकते।
अगर आप सोचोगे तो ये सवाल सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल कभी कभी कॉमन सेंस के लिए आएंगे, वैसे अगर इसको गहराई से पढ़ोगे तो मैं आपको बता देता हूं, ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है एक, समुच्चय बोधक। उसमें क्यों किया आता है समुच्चय बोधक अव्यय? क्योंकि समुच्चय बोधक में और, अथवा, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु सब समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक भी दो तरह का होता है, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। यह व्याधिकरण का टाइप है, और व्याधिकरण में दो सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक वाक्य का दूसरे से मतलब होता है। तो यह व्याधिकरण इतने प्रकार का होता है, और व्याधिकरण भी इतने इतने प्रकार के हम याद रखने लगे तो बस हो लिया हमारा तो अव्यय। एक सवाल आएगा और ये भी चार तरह के समुच्चय बोधक भी, तो इतना हम नहीं पढ़ पाते। फिर भी इतना गहरा सवाल आ जाएगा तो हम कॉमन सेंस से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, बात यह है समानाधिकरण में और, अथवा, या, किंतु, परंतु यहां सीधे सीधे जुड़ते हैं, लेकिन यहां एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे की भी जो लगता है इसमें ही लगता है वो, मैं वहां, मैंने उससे कहा, क्या कहा की, अब पहले वाक्य को दूसरे से हम डिपेंड कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा तो मेरे मन में सवाल रह गया, क्या कहा यार, बता तो सही, बता तो सही, तो वो व्याधिकरण में आएगी ऐसी चीजें। ठीक है, खैर छोड़ो, अभी ये अव्यय तो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, वरना ये अव्यय में सब चीजें क्लियर की गई हैं। ठीक है, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में भर शब्द व्याकरणिक रूप से क्या है? ये जो भर शब्द है ये व्याकरणिक रूप से क्या है? एक तो होता है उसने पूरा कटोरा दूध पिया, ये भी वही बात थी। तो जो पूरा कटोरा हो जाता, संपूर्ण कटोरा, पूरा कटोरा या एक कटोरा, तो जो पूरा होता या एक होता, ये शुरू में लगते हैं, और कटोरा की विशेषता बता रहे होते। कटोरा क्या संज्ञा, इसकी विशेषता बता रहे होते, तो ये होते हैं विशेषण होते, ये तो होते विशेषण। लेकिन बच्चों ये जो लग रहा है ना, भर, तक, ही, ऐसे शब्द जो होते हैं, मैं दिन भर वहां काम करता रहा, तो जो भर शब्द होते हैं ये वाक्य पे जोर देने के लिए आते हैं। और जब जोर देने के लिए आते हैं और इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, तो जोर देने के लिए आते हैं, उनको हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। विशेषण ये कब होता? जब इससे पहले लगा हुआ होता, फिर भर नहीं लगाते हम, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि भैया क्या है निपात? निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये बस वाक्य को सजाने संवारने के लिए आते हैं, जोर देने के लिए आते हैं। मैं वहां गया तो हूं, तो ठीक है, तुम भी वहां आओगे, भी, ये जो भी, तो, भर, ऐसे शब्द जो लगते हैं वो हमेशा निपात की श्रेणी में आएंगे। क्लियर है? निपात का बस इतना सही ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बात करते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में शब्द कौन सा? कर्ता है। ऐसा सवाल भी एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया था कि कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सब का ज्ञान आपको है या नहीं? बड़ा सिंपल सवाल ये होता है। जो काम करे उसको कर्ता कहते हैं, जो काम किया जाए, जिसके लिए किया जाए, और जो काम किया जाए, क्या किया गया है, किसके लिए किया गया है, वो दोनों कर्म होते हैं। क्या और किसको का जवाब अगर हो तो कर्म होता है। ये हमेशा मैं बताता हुआ आया हूं। तो जैसे देखो, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, काम क्या है? कपड़े खरीदना। और कपड़े खरीदने का काम करेगा कौन? ये तो मैं ही करूंगा, मुझे खरीदने हैं। तो यहां कर्ता कौन हुआ? मैं हुआ, मुझे हुआ, अर्थात यहां मुझे कर्ता हुआ। 75% ने तो सही दिया है, बाकी तो छोटी बच्ची भी दे रहे हैं। छोटी बच्ची को 16% लोग क्यों कह रहे हैं छोटी बच्ची है कर्ता? और भैया छोटी बच्ची के लिए काम हो रहा है, तो क्या खरीदे गए? क्या खरीदे गए? कुछ नए कपड़े। तो ये कुछ नए जो है ये कर्म है, ये भी कर्म है। अब छोटी बच्ची किसके लिए, यानी किसके लिए या किसको दिए गए वो कपड़े, किसको लिए खरीदे जा रहे हैं? तो ये छोटी बच्ची के लिए, तो छोटी बच्ची जो हुई ये कर्म हुई। तो दो कर्म हो गए यहां। क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा, क्या और किसके लिए, दोनों बातों का जवाब इसको अगर पूछता तो द्विकर्मक वाक्य है, क्योंकि दो दो कर्म है यहां पर। ठीक है, तो कर्म, और खरीदना क्या हो गया? क्रिया। ये क्रिया होता है, खरीदना, बेचना, सोना, जागना, सब लोग जानते हैं। तो हमें सब कुछ समझ में आ गया कि क्या क्या। अब आप कहोगे सर जो कपड़े हैं ये संज्ञा भी तो हुआ, हाँ ये संज्ञा भी है, लेकिन कर्ता, कर्म, क्रिया के संदर्भ में मैंने इस सवाल को बताया है। बाकी अगर मैं क्रिया और विशेषण और संज्ञा इस तरह से ढूंढूंगा तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि छोटी बच्ची तो बच्ची संज्ञा, छोटी उसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण, ऐसे भी अगर हम ढूंढे तो हम विशेषण भी ढूंढ पाएंगे। कुछ नए कपड़े, तो नए क्या हो गया? नए हमारा इसमें विशेषण हो गया, कपड़े की विशेषता बता रहा है। और कुछ प्रविशेषण हो गया, क्योंकि नए की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से अगर हमें यह भी खोजना पड़ा तो हम ये भी खोज देंगे। तो हम पूरे वाक्य को तोड़ मरोड़ के ये कोशिश करते हैं भैया इसमें सब कुछ आप बता सकते हो, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ इसमें हो सकता है। शताब्दी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो भैया प्रयुक्त पूछ रहा है, समास प्रयुक्त बताओ। शताब्दी में कौन सा समास हो सकता है, खुद बताओ। शताब्दी में कौन सा समास हो सकता है? शताब्दी क्या होता है बच्चों? शताब्दी क्या होता है? शताब्दी होता है 100। शताब्दी होता है 100। 100 क्या है सर? गिनती है। और गिनती वाला समास कौन सा कहलाता है? तो याद होगा कि जिस समास में गिनती खुद में आती हो वही गिनती वाला समास होता है। ऐसे याद करवाया था मैंने। जैसे इस समास में द्वि आ रहा है, द्वि माने दो, तो द्विगु, द्विगु समास। 10% द्वंद्व समास कह रहे हैं, कैसे लोग हो आप? 7% कर्मधारय कह रहे हैं, 6% तत्पुरुष कह रहे हैं। भाई साहब क्या होगा ये तो बताओ, क्या हो गया आप लोगों को? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? हंस पद विराम, भाई इसको इसी को थोड़ा कम कर, और ये मेरे आते ही तो कर लेकर थोड़ा। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? बच्चों हंस पद आप बना के देखो, हंस का पैर, हंस पद मतलब हंस, हंस का पैर या कोए का पैर, इसको काक पद भी बोलते हैं बच्चों, काक पद, हंस पद। तो ये पद मतलब पैर, और काक पद या हंस पद दोनों का पैर ऐसे ही होता है। कोए का पैर और हंस का पैर दोनों का पैर ऐसे बनाएंगे हम। और ये क्या होता है, कब लगाते हैं इसको? जैसे मैं यहां लगाऊं तो इसका मतलब कोई चीज जो छूट जाएगी वो मैं यहां लिख सकता हूं। तो कितना आसान है ये उत्तर सही करना, कितना आसान है ना बच्चों। 87% बच्चों ने एकदम सही किया है। नेक्स्ट, दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? दुर्वस्था, अब यहां आप बहुत आसानी से उपसर्ग बता पाओगे। उपसर्ग आपको पता है शब्द के शुरुआत में लगते हैं, तो बाद की तो
वो देखनी नहीं है बात, तो हमें देखनी है शुरू की, और शुरू में हम देखेंगे दुर्वस्था, दो शब्द है, तो दुर दुस ये सब आपके उपसर्ग होते हैं, हमें याद है, तो हम दुर को बड़ा कॉन्फिडेंटली अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी एक चीज बन रही है जिसका नाम है वस्था, वस्था मतलब दशा, ठीक है, और दुर माने बुरी, तो बुरी दशा, तो भैया दुर ये रहा, और इतने आराम से हम इसको सही कर पाते हैं। 87%, फिर से बहुत आसान है बाल को। चलो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? क्या दिमाग लगाओगे? नया सवाल है, देखो हमें सीखना वही है जो हमारे लिए नया हो। हम उस पर अब कुछ क्वेश्चन मैंने आज ऐसे रखे हैं कि आपको दिमाग लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, रटा रटाया कुछ भी ज्ञान काम ना आए, ऐसी मैंने कोशिश की है ऐसे प्रैक्टिस सेट बनाने की, कि रटा रटाया नहीं, जो समझेगा वो पूरा करेगा। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज होता है? दोनों में बताएं बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अशोक, अशोक तो आदमी का सही नाम लग रहा है, कहां स्त्रीलिंग? किसी लड़की का नाम सुना है अशोक? नहीं सुनते हम। हिमालय, हिमालय, हिमालय की चोटियां बहुत ऊंची, चलो ये तो हम नहीं पता पाए। हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा, ऊंची नहीं कहेंगे, ऊंची उसकी चोटी कहेंगे, ठीक है। हिमालय और विंध्याचल ये पर्वतों के नाम तो पुल्लिंग में ही आएंगे। रविवार सोमवार दोनों पुल्लिंग है, रविवार का दिन, रविवार की दिन नहीं बोलते कोई भी, है ना। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, आदमी बनेगा तो भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही बोलेंगे, और औरत बनेगी कोई प्रधान राष्ट्रपति तो भी राष्ट्रपति ही बोलेंगे। फिलहाल भी आप द्रौपदी मुर्मू जी को भी देखते हैं तो राष्ट्रपति ही बोलते हैं भाई, है ना। तो प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा, अर्थात ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज होते हैं। 88% बच्चों ने एकदम सही दिया है। आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा बस सोच के देना था। आसान था, एकदम आसान था। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, अपादान कारक बताओ। अब देखो सवाल तो बहुत आते हैं कि वाक्य, अब ये अलग लेवल का सवाल बना रखा है, अपादान कारक, लेकिन आसान है। अब आप देखो कि हमें अब तक वाक्य में पढ़ पढ़ के देखते थे, लेकिन ये वाक्य के सिर्फ भाग लिख रखे हैं, फिर भी हम अपादान बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे अपना। श्याम का घर, ये तो संबंध है, श्याम का घर। पेड़ से गिरना तो अलग हुआ, पेड़ से, अपादान बिल्कुल सही है, से को देंगे। कुर्सी के नीचे, बताओ ये क्या होगा? का, की, के आ रहा है ना, के किस में आता है? संबंध में आता है, संबंध, तो ये भी संबंध है, ये भी संबंध है। और नीचे वाला बता देना जरा, आरी से काटो, आरी से काटो मतलब के द्वारा, इस से का अर्थ अगर के द्वारा निकला, आरी के द्वारा काटो, बिल्कुल सही है, तो इसको हम करण कह देते हैं, करण। एकदम स्पष्ट है, बहुत ही आसान है वाल को, ये रहा आपका उत्तर बी। नेक्स्ट, चित कोबरा के उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल नया सा क्वेश्चन होगा, चित कोबरा पढ़ा है तो बहुत ही सुंदर है, फिर तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। फिर आज कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा, इसकी ट्रिक कि आप शायद याद रख पाओगे, फिर आगे आगे गलत नहीं होगा। चित कोबरा, बिल्कुल चित कोबरा के, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2013 में एक कृति के लिए, तो भाई इसलिए इनकी दूसरी कृति भी पूछी जा सकती है, और दूसरी कृति इनकी चित कोबरा है। किसकी, वो मैं नाम पूछना चाह रहा हूं आपसे, कितने लोगों को पता है? ज्यादातर उत्तर बच्चे बी दे रहे हैं, एक बार चेक करना भाई, मुझे तो लगता है ए होगा इसका, पर बच्चे 56% बच्चों ने दिया है बी, ये क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा। 28% बच्चों ने दिया है ए। चित कोबरा के रचयिता बताओ, चित कोबरा के रचयिता मेरे भाई बी नहीं है, और आप ना भीड़ को देख करके चलते हो, ऑप्शन में बी आया जा रहा है, और फिर बाद में कह दो बी लगाया, देखो जी हमने सही दे दिया, और फिर कहेंगे 37/37 तुम्हारे भाई के, 37/37। ऐसे थोड़ी ना चलेगा बाल को, ऐसे नहीं चलने वाला। तो चित कोबरा, मैं सोचा मैं यार ट्रिक इसकी बना के लाया हूं, ये इसको दे रहे हैं, कैसे ट्रिक दूसरी बनाऊंगा इतनी जल्दी। तो खैर छोड़िए, ये तो मजाक की बात है। तो चित कोबरा मृदुला गर्ग की है, और अगर हम देखें चित कोबरा, अब जैसे ही कोबरा देखा, चित कोबरा, कोबरा का चित, चित समझते ये फन, चित कोबरा जैसे ही देखा, और फिर हम बोलेंगे देखते ही, क्या बोलते हैं कोबरा को देखते भाई, खा जाएगा, मारदूला, मारदूला, और इसको मार दूं ला लाठी जल्दी से, तो मारदूला। तो कोबरा देखते ही मार दूं ला, तो मारदूला मृदुला अपने आप बन जाएगा और याद हो जाएगा। चित कोबरा, कोबरा देखते ही उसके चित पे हम लाठी मारने की कोशिश करते हैं, तो चित कोबरा याद हो जाएगा, मारदूला गर्ग, ठीक है, हो जाएगा ना याद। नेक्स्ट, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में वे सर्वनाम का कौन सा भेद है? यानी इस वे को पूछ रहा है, सर्वनाम टोटल कितने प्रकार का होता है बच्चों, बता सकते हो? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बता सकते हो? सर सर्वनाम 6 प्रकार होता है, 6 टोटल। 4 तो ये लिख रहे हैं, 2 और बता सको कौन कौन से? 4 तो ये लिख रहे हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंध, एक अनिश्चयवाचक कुछ कोई जो आता है, एक और बच गया, कितने लोग उसका जवाब दे देंगे मुझे? अनिश्चयवाचक तो मैंने आपको बता दिया, एक और बच गया जो इनसे अलग है, अनिश्चयवाचक तो मैंने आपको बता दिया, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। 4 ऑप्शन में है, एक ये रहा, एक आपको बताना है, कितने लोग इसका सही जवाब देंगे? हाँ, बहुत सबसे आसान वाला ही इसमें नहीं लिख रहा है, और उसका नाम है प्रश्नवाचक, बहुत सही। अब आपको 6 के 6 याद है, 4 ये रहे, 2 ये रहे, 6 ये होता है। अब अगर हम देखते हैं बच्चों, तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो वे किसमें आता है? वे, ये, वह, यह, तुम, मैं, आप, ये सब किस में आएगा बताओ? ये सब किसके हैं? तुम, तुमको, तुम्हारा, ये सब क्यों, कौन है? ये सब व्यक्तियों के लिए कहेंगे। कभी हम बोलेंगे वह, यह, सॉरी, तुम, मैं, आप, ये सब कभी शेर से, लोमड़ी से, कुत्ते से बोलते हैं? आप क्या कर रहे हो आज? नहीं बोलते। ये सब किसके लिए हम बोलते हैं? पुरुषवाचक, इसलिए इनको पुरुषवाचक में रखा गया। ओहो, 29% निश्चयवाचक, अरे वाह, यह वह ही आएगा निश्चयवाचक में। यह वह अगर व्यक्तियों के लिए लगाया गया हो तो ये आता है किसके लिए? फिर ये पुरुषवाचक के लिए। हम इसके लिए बोले वो वह जो लड़का खड़ा, वो वह,
वह करेगा इस काम को, वह करेगा। बहुत सारे लोग वे करेंगे इस काम को, तो हम वहां पर पुरुषवाचक कहेंगे। लेकिन अगर हम यह वाला कुत्ता, तो अगर इस तरह से किसी चीज के लिए कुछ किसी और चीज के लिए पुरुषों से अलग बोलेंगे तब वो निश्चयवाचक हो जाता है। समझ में आई? निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में कहां अंतर करते हैं हम? तो ये वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो ये किसी कुत्ते वुत्ते के लिए तो कहा नहीं गया होगा, ये लोगों के लिए ही कहा गया होगा वे। अब जब ये लोगों के लिए लगता है तो ये पुरुषवाचक हो जाता है। समझ में आई बात? और गुरुजी क्या बात बता दिया आपने, मजा आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट, सवा और डेढ़ विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? सवा और डेढ़ विशेषण के किस भेद के अंदर है, बताओ आप बच्चों। ये बहुत आसान है। क्या एक तो होता आसान, एक होता बहुत आसानी, बहुत आसान वाला है। ठीक है, अब फिर ये कितने लोग इसको सही कर पाएंगे? सब देसी बालक हो, सवा सबने सुन रखा है, डेढ़ सबने सुन रखा है, और आपको याद भी नहीं है। और मैं मानता हूं मैं पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि भाई हम विशेषणों को क्या इतने अंदर घुस के थोड़ी पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको मैंने बोला था कि इतना फिर आगे का कुछ भी आप खुद लगा दोगे, कॉमन सेंस से खुद लगा दोगे। बताओ, सवा, सवा क्या पूर्ण है? पूर्णांक होता है 1 2 3, ये पूर्णांक होते हैं। ऐसे लिखा होता तो कि 1 और 2, तो फिर पूर्णांक बोधक होता। तो ये तो है नहीं, पूर्णांक तो है नहीं 1 2। अब हम देखते हैं समुदाय। समुदाय सुन लो, समुदाय क्या होता है? अगर बोला जाए तीनों, चारों, पांचों, 20 सौयों लोग हैं, वहां हजारों लोग हैं, तो ये समुदायवाचक, क्योंकि ये एक समुदाय बना दिया है। केवल ऐसा नहीं है समुदाय, तीनों चारों, यानी कुछ लोगों का एक समूह दिखाई देता है इसमें। अब हम प्रत्येक बोधक क्या होता है? हर एक व्यक्ति यहां आए, हर एक प्रत्येक बोधक हो गया है। एक एक करके आओ भाई, एक एक करके आओ। ये प्रत्येक बोधक हो गया। हर बार ये भी प्रत्येक बोधक हो गया। बार बार तो नहीं आएगा, हर एक 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 प्रत्येक, तो ये प्रत्येक तो खैर इसमें है ही। तो ये आप समझ गए, ये आप समझ गए, पूर्णांक आप समझ गए, तो ये अपूर्णांक में हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि सवा पूर्णांक नहीं है, अपूर्ण है सवा। क्योंकि सवा क्या होता है? 1 रुपया 25 पैसे को सवा बोलते हैं। ठीक है, 1 + 1 का चौथा हिस्सा, ये होता है सवा। और डेढ़ क्या होता है? 1 और आधा, तो इसलिए इसको अपूर्ण बोधक, अपूर्णांक बोधक बोलेंगे। क्लियर हो गया? 79% का सही है, 13% अब भी पूर्ण बोधक के पीछे पड़े हुए हैं। पूर्णांक बोधक क्या करोगे यार तुम लोग, बताओ। कोख का तत्सम रूप क्या होगा? कोख बच्चों, कोख तो आपको याद होगा कि जब मैंने तत्सम तद्भव पढ़ाए थे, तो ये तो तद्भव रूप हुआ, क्योंकि इसका तत्सम पूछ रहा है। तो कोख, ये ख किससे बनता था? खुद बताओ कि ख, ये अगर तद्भव है तो तत्सम इसका ख जो है वो 6 से बनता है। अधिकतर बार आप देखोगे पक्षी का भी पाखी बनता था, खीर क्षीर बनती थी, याद है ना? क्षीर का खीर होता था तद्भव। तो ऐसे ये 6 तो बनेगा ही बनेगा, और 6 किसी और में आने का, इन दोनों में तो है नहीं, तो अब इन दोनों का ही बचा बस। तो अगर हमें याद भी नहीं, मैं तब बता रहा हूं बच्चों, ऐसी कंडीशन याद है तो फिर तो तुरंत उत्तर लग जाएगा। अब हम देखें सर, ये कक्ष, या देखो क्या कक्ष कोख हो सकता है? कुक्षी, कुक्षी, हां ये कोख है, यही कोख है। कक्ष नहीं हो सकता कोख। कक्ष तो आप सब समझते हैं, कक्ष क्या होता है? कमरा होता है। लेकिन कुक्षी आप नहीं समझते, तो अब वो समझ में आ गई है कि ये कोख होती होगी। 21% ए ऑप्शन कर रहे हैं, 13% कोस्ट कर रहे हैं। कैसे करोगे बालको? कैसे उत्तर सही करोगे? कैसे 37 में 37 लाओगे? यूं तो बताओ, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये तो सबसे आसान है। अगर चारों ऑप्शन में एक ही शब्द लिखा हो तो सबसे आसान वो वर्तनी होती है, क्योंकि फिर हम असली वर्ड ढूंढ ही लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के, प्रज्वलित, जवलित, जवलित है, ज्वलित नहीं है, जवलित है। ऐसे पढ़ेगा पूरा, प्रज्वलित, ज्वलित, तो भैया ये उज्ज्वल की तरह बना रहा है इसको। उज्ज्वल तो नहीं है, प्रज्वलित नहीं। उज्ज्वल में बनते हैं आधे जय, और कहीं नहीं बनते 2 आधे जय, कभी नहीं बनते। बी दे रहे हो ना तुम, बी वालों तुम्हारी तो लग गई लंका। प्रज्वलित में आपको ये 2 जय पढ़ाए हैं क्या मैंने? यार तुम 80% बच्चों ने ये लगाया कैसे? उज्ज्वल समझ रहे हो क्या इसको? प्रज्वलित लिखवाया होगा यार, ये तो नहीं बताया होगा। प्रज्वलित तो ए ही होगा, प्रज्वलित तो ए ही होगा, लग्गी लंका। अब 37 भूल जाओ, भूल जाओ अब। ठीक है, देखो गलती करते हो थोड़ी। अब मैंने आपको बोला कि यार 160 वर्ड लिखवाए हैं, उनको प्लीज प्लीज सही कर लीजिए। 160 वर्डों को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और ऐसी गलती करोगे मुझे पता है, अब ये एग्जाम में आपका कभी गलत नहीं होगा। अच्छी बात हो गई है, वरना ये क्वेश्चन अब आपका नाश ले बैठता। एक क्वेश्चन, क्या बताया मैंने? एक क्वेश्चन पर 50,000 बच्चा, 50,000 बच्चे से ऊपर और नीचे 32,000 वैकेंसी हैं। एक क्वेश्चन 50,000 को ऊपर कर देगा, 50,000 को नीचे। जब तुल रहा हो मामला, तो वहां पर जहां एवरेज आता है ना बच्चों, जब मैं दिखाता हूं, कट ऑफ बताता हूं, तो एवरेज देखो यहां चल रहा है। एवरेज के इर्द गिर्द हमेशा याद रखना कि एक क्वेश्चन सही करना और एक क्वेश्चन गलत करना, दोनों में 50,000 बच्चों को ऊपर और 50,000 बच्चों को नीचे लेके जाता है। जहां सिलेक्शन की कट ऑफ बनती है, वहां पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन, समझ जाना बात को। तो मेरे भाई, एक क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन से बाहर निकाल देगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि वहीं पर जोर दिखाना है आपको असली, जहां पर तुला हुआ हो मामला। और फिर सिलेक्शन उसका होता है जो गलतियां कम करता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस आप सब समझते हैं, विभत्स रस क्या होता है? विभत्स घृणा। भाई जो घर कोई ऐसा हो, अस्थि मांस मज्जा वाले एग्जांपल इसमें आते भी हैं, है ना? तो ऐसा जिससे किसी ने छींका और उसकी बत्ती निकल आई, तो हम कहेंगे एक रस उत्पन्न होगा हमारे अंदर। कौन सा? उधर को कर्म है, तो वो वाला वो विभत्स रस है, वही है विभत्स रस। और उसका जो स्थायी भाव, जो मन में भाव आया, उस भाव को क्या बोलते हैं पता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा, ठीक है, वही भाव जुगुप्सा आपका कहलाएगा। जुगुप्सा को ही हम घृणा कहते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट, कर का अर्थ क्या है? ये अनेकार्थी शब्द है कर, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से अर्थ हैं इसके कर के? तो कल, किरण, टैक्स, कर का हाथ, रात्रि, टैक्स। देखो
कर हम बोलते हैं ना, आय कर, टैक्स तो होता ही है, और करते हैं हम काम हाथ से, तो कर मैंने हाथ कई बार इसका बताया, हाथ से काम किया जाता है, कर भाई कर, तो हाथ को तो कर कहते ही हैं। साथ में टैक्स भी आप सबको मालूम है कि टैक्स को कर कहते ही हैं, आय कर है ना, कोई भी कर, कोई सा भी कर होगा वहां टैक्स लगता है, निगम कर है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, तो हाथ और टैक्स तो पक्का ही है। अब हाथ और टैक्स देखो, इसमें नहीं, हाथ नहीं है, हाथ टैक्स यहां है, पर रात्रि हो सकती है क्या कर? नहीं हो सकती। हाथ टैक्स यहां भी है, अब यहां व्यवसाय हो गया, टैक्स नहीं है, तो हाथ टैक्स और एक बच गया किरण। तो क्या किरण सही होगा? बिल्कुल किरण। ये कैसे कर सकते हो सर किरण? देखो मैं किरण को बोल देता हूं जैसे दिनकर, दिनकर तो दिन में फैली हुई किरणें, इस कर का मतलब है दिन में फैली हुई किरणें, इसलिए वो दिनकर है। ऐसे निशाकर, निशाकर निशा में फैली हुई किरणें, अर्थात ये चंद्रमा का और ये होता है सूर्य का, जो निशा में किरणें फैलाता है, जो दिन में किरणें फैलाता है। ठीक है, तो ये किरणें यहां से बना है, कर का किरणें। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये कर किरणें याद रहेगा आपको, इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई है। दिवाकर भी होता है कर, दिवा मतलब दिन, दिवस। इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा। अब बच्चों देखो, लुटेरा हमने बनाया, अगर हम इससे एक मुख्य मूल शब्द देखें तो मूल शब्द है लूट। जब लूट को लिखा जाता है लुट नहीं कह सकता, लुट, क्योंकि लुट, लुट शब्द ही नहीं है, लूट से लुटेरा बना है, तो लूट प्लस, अब क्या बचा? अब ये बचा ए, एक मात्रा है दो मात्रा, ध्यान से सुनना मेरी बात, गलती होनी बंद हो जाएगी। तो एक मात्रा है दो मात्रा, क्योंकि देखो ना तो आप इसको सही करोगे ना इसको, इन दोनों में कंफ्यूज रहोगे। अब कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगा। एक मात्रा है दो मात्रा, सर एक मात्रा, तो एक मात्रा वाला ये होता है। अगर ये दो मात्रा होती तब ये आता। समझ में आई बात? सुन लो, ये हंस क्यों रहे हैं? चलो ये लो, एरा, लूट प्लस एरा, कितना आसान है ना बच्चों। ओ भाई साहब पैसे देख, 100 रुपए देकर के, मतलब कितना आसान है ना बच्चों, बोल दो ये वाली बात क्यों है हमारा? हम तो ऐसे ही बोल देंगे भाई, 100 रुपए देने के मतलब ऐसे समझ रहे हो तुम तो कि जैसे नोट उड़ा रहे हैं गुरुजी के ऊपर, 100 रुपया सिर पे लगा के गुरुजी यहाँ डांस कर रहे हैं, नोट लगा दिया, लो लो गुरुजी लो, रुक जाओ। एरा समझ में आ गया? एरा कौन सा है? ये रहा। नेक्स्ट आओ, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन बच्चों हमने एक याद किया था, आधे अधूरे, ध्यान देना, आधे अधूरे किसका था? बता सकते हो कोई? कोई बता सकता है आधे अधूरे किसका था? सर हमने याद किया था, आधे अधूरे तो रहेंगे, दो दो लोग लग गए तब भी आधे अधूरे रह गए, तब भी आधे अधूरे मोहन राकेश का था। और ये मोहन राकेश का ही ये है, मोहन राकेश का ही ये है। मोहन राकेश बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, हालांकि ये जो है लेखक कहूंगा, कवि नहीं कहूंगा। मोहन राकेश आधे अधूरे के भी नाटक के रचयिता भी हैं, और आषाढ़ का एक दिन भी। तो हम ऐसे कह रहे हैं आषाढ़ के एक दिन, दोनों में लड़ाई बाजगी, बजगी दोनों में। आषाढ़ के, जैसे किसी की लड़ाई बजती है तो हमें याद रहता है ना, आषाढ़ के एक दिन बजगी यार दोनों की, आषाढ़ के एक दिन दोनों की बजगी, तो जब बजगी तो आधे अधूरे छोड़ ही देंगे सारे उपन्यासों को, इसलिए तो रह गए आधे अधूरे। फिर ना उसने बात करी ना उसने कही, तो आधे अधूरे छोड़ दिया, रह गए आधे अधूरे। ठीक है, आषाढ़ के एक दिन बजगी दोनों की, मोहन और राकेश की। चलो नेक्स्ट, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस, तो ये वाला ये याद करने की ट्रिक होती है बस, और कुछ नहीं है। कभी कहोगे मोहन राकेश को कितनी बार लड़ाओ, भाई आदमी है क्या वो, हमने याद करने के लिए दो बना दिया उसको। तमस, तमस बच्चों देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? तमस का है भीष्म सहानी, अगर आपको नहीं पता तो याद कर लेना। तो तमस, इसको इस तरह से याद करो तमस उपन्यास को, तम से ना सहा नहीं जाएगा मेरा वार, तम से मेरा वार सहा नहीं जाएगा। जो गलत कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं, मेरा वार तम से सहा नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा मेरा वार तम से। तो तमस भीष्म सहानी बिल्कुल याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे आप इसको। नवोन्मेष तो इंपॉर्टेंट थे इसलिए आपके सेट में भी उनको जगह है। आप ये कहो कि सर क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूं, यहां पर जो भी सेट में मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे आपको। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नवोन्मेष बताओ जल्दी से। तो भाई यहां से टूट रहा है ना, ये देखो सब जगह यहीं से टूट रहा है, और जब एक मात्रा होती है तो कौन सी संधि बनती है? गुण संधि। तो एक गुण संधि है, अगर कोई संधि पूछेगा तो गुण संधि है। अगर मैं इसको अब तोड़ूं तो जो ओ की मात्रा टूटती है, जो ओ की टूटती है, तो भैया ये ओ किस किससे बनता है? ए से प्लस ऊ से, ए ऊ औ, ये बताया था ना बच्चों। तो हम ए देखो नवोन्मेष, तो नव ए में ए आ गया, अब आगे ऊ, ए प्लस ऊ, औ औ ऐसे बना था ये। तो नवोन्मेष, नव उन्मेष, नव उन्मेष 84%। वाह 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 वाह, क्या मजा आया भाई। आज का क्या समाचार है का शुद्ध वाक्य बताओ, आज का क्या समाचार है इसका शुद्ध वाक्य खुद बताओ, बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आज के क्या समाचार हैं? भैया समाचार अपने आप में बहुवचन है, याद रहेगा आपको, समाचार शब्द बहुवचन होगा, समाचार शब्द बहुवचन होगा अपने आप में। ठीक है, तो समाचार, अब आज का क्या समाचार है एक वचन की तरह पूछ रहा है इसको, आज का क्या समाचार है नहीं, आज के क्या समाचार हैं, बिल्कुल सही है। आज का क्या समाचारों हैं, ये एकदम गलत। आज क्या समाचार है नहीं, आज की क्या समाचार है, आज की स्त्रीलिंग बना दिया। लो जी सी बिलो, आज क्या समाचार है? नहीं 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 है। ओ भाई साहब, ओ तेरी, ये तो बहुतों ने गलत किया है। समाचार बहुवचन में लेना है, आज के क्या समाचार हैं, यही सही होगा। ज्यादातर बच्चों ने ये किया है जो कि गलत है, आज क्या समाचार है नहीं। चलो, बहुधा का विलोम कौन सा होगा? अब आप कहोगे सर इसमें गलती क्या? आज क्या समाचार, देखो मुझे संतुष्ट करना जरूरी है, आज क्या समाचार हैं। अगर यह अंग बंदी होती तो शायद ये बिल्कुल सही होता, आज क्या समाचार हैं।
क्योंकि समाचार बहुवचन में लगेगा। ये गलती है यहां पर, क्योंकि आप गलती जरूर पूछना चाहोगे, है ना, क्योंकि इसमें मुझे गलती नहीं बताई तो भी तो फिर आपका कहां क्लैरिटी आई। चलो बहुधा का विलोम कौन सा है? बहुधा का विलोम, पहले आपको बहुधा का मतलब पता होना चाहिए बच्चों, बहुधा का मतलब पता होना चाहिए। और ये मैंने लिखवाया नहीं है, 200 लिखवाए, जितने भी लिखवाए आपको 100 लिखवाए, उनमें बहुधा नहीं है। तो फिर बहुधा का इसमें विलोम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होगा बच्चों बहुत बार, प्राय, अनेकों बार, इसको बहुधा कहते हैं, अक्सर, ये बहुधा होता है। तो अगर हम देखें तो इसका फिर अब बहुत बार है। अब आप खुद बताओ कि इसका अब विलोम खुद बता पाओगे नहीं। इसका बहुत बार इसका मतलब हुआ, अब इसका विलोम बताओ, क्या ये सदैव होगा? नहीं, कभी नहीं होगा सदैव। बेमेल, ना, ये तो अलग ही चीज हो गई। बाध्य अलग चीज हो गई। यदा कदा, कभी कभार, यदा कदा का मतलब क्या होता है? कभी कभार, और ये बहुत बार। एकदम विलोम हुए कि नहीं? कभी कभार। सदैव का तो कभी नहीं होगा, नेवर, लेकिन यदा कदा, कभी कभार, बहुत बार, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद रखेंगे। बहुधा यदा कदा, बहुधा यदा यदा कदा। नेक्स्ट, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? तो शिव का पर्यायवाची इनमें से कितने लोग बता पाओगे? बताओ भाई। शिव के बहुत सारे पर्यायवाची आपको लिखवाए गए हैं, बहुत ही कम, मैं कहूंगा कि 123-24 पर्यायवाची मैंने लिखवाए बस। आपको उतना कर लोगे तो ये सवाल कभी पर्यायवाची का गलत नहीं होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं में से आपका प्रश्न फंस जाएगा। तो शिव का पर्यायवाची मुकुंद, मुकुंद तो विष्णु जी का है, विष्णु जी का है, जो मोक्ष प्राप्त करवाते हैं उसको मुकुंद कहते हैं। अंबर आकाश का है, ये तो सबको पता है। हे रंभ, हे मतलब गरीब या कमजोर के रक्षक, रंभ मतलब रक्षक, कमजोरों के रक्षक गणेश जी को बोलते हैं। हे रंभ, गणेश जी, ठीक है। अब श्रीकंठ, नीलकंठ सब शिव के पर्याय है। नीलकंठ, श्रीकंठ, ये सब शिव जी के पर्यायवाची हैं, और आपको याद होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? भाई ये तो सबको सही करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छे से आप सबको आना चाहिए। जहां एक अर्थ, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, शब्द एक ही बार है उसके ही अनेक अर्थ निकलते हो, उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं? आपको यमक नहीं, वहां शब्द 2 बार आएगा और दोनों बार अलग अलग अर्थ होंगे, वो है शब्द सेम 2 बार। ये कह रहा है शब्द एक ही है और उसके अनेक अर्थ चिपके हुए रहेंगे, तो कौन सा अलंकार है? बहुत सुंदर बच्चों, श्लेष अलंकार है। कैसे याद होगा आपको? याद होगा, एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सुबरन को ढूंढत फिरें, सुबरन को ढूंढत फिरें कवि, व्याभिचारी और चोर। याद है क्या जब अलंकार पढ़ाए थे? व्यभिचारी और चोर। सुबरन को ढूंढत फिरें, सुबरन को खोजत फिरें, कवि, व्याभिचारी और चोर। ये सुबरन क्या है? सुबरन को कवि भी ढूंढ रहा है, सुबरन को व्याभिचारी भी ढूंढ रहा है, और सुबरन को चोर भी ढूंढ रहा है। तो सुबरन कवि के लिए है सुंदर शब्द, ताकि मेरी पंक्ति पूरी हो जाए, तो इसके लिए हो गया सुंदर शब्द। इस सुबरन का मतलब व्याभिचारी कहते हैं आशिक को, आशिकी करने के लिए ढूंढ रहा है वो सुबरन को। तो सुबरन देख रहा है सुंदर कोई लड़की दिख जाए किसी गली में, तो इसके लिए होगी सुंदर लड़की। और चोर भी सुबरन को ढूंढ रहा है, चोर देख रहा है कोई कीमती वस्तु मुझे दिख जाए, तो इसके लिए होगी कीमती वस्तु। तो भाई एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए रहे, इसी को हमने बोला श्लेष अलंकार, और यही श्लेष अलंकार की परिभाषा भी है, और हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया सुबरन वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, 21,000 बच्चों ने वोटिंग किया इस क्वेश्चन को, और सही वोटिंग अधिकतर की थी। किस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में इनमें से कौन सा होगा? तो बताओ, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इनमें से क्या होती है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इनमें से क्या है? अपेक्षा, जिससे कोई आशा की गई हो वो अपेक्षा होती है, जो हमें आस है किसी से वो अपेक्षा है। अभीप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभीप्सा कहते हैं। 10% ऊपर वाले कह रहे हैं अरे भाई साहब कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे क्या? अपेक्षित, जो हमें पता था कि यार ये तो हो ही जाएगा, है ना, जो हमारी अपेक्षा पे खरा उतरा हो उसको कहते हैं अपेक्षित। ठीक है, अर्शिक, अर्शिक ये कहते हैं रूखा, रूखा कहते हैं इसको, रूखा, जिसमें कोई रस ना हो, नीरस कहते हैं। आशिक नहीं है, आशिक में तो रस होता है, ये है अर्शिक, आशिक, आशिक का उल्टा ही समझ लो इसको, अर्शिक, ये रूखा सा होता है। नेक्स्ट, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा, ये वही हिरोशिमा है, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध में बम फेंके गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंके, पहले किस पे फेंका? नागासाकी या हिरोशिमा? हिरोशिमा पे फेंका था 6 अगस्त 1945 को। तो हिरोशिमा की जो लिखा, कविता को जो लिखा, किसने उसको लिखा? इनमें से बताओ बच्चों। भैया हिरोशिमा की सच्ची सच्ची कहानी, सच्ची सच्ची कहानी लिखी हिरोशिमा की, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजान थे, सब कुछ दब गया उसके अंदर, तो हिरोशिमा की सच्ची सच्ची कहानी लिखी, और बहुत कम बच्चों का सही है, तो ये इतनी थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट थी, पर हो सकता है भाई आ जाए अज्ञेय जी की, क्योंकि ये तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना इनको। इंपॉर्टेंट कैसे देखोगे कोई कृति? इंपॉर्टेंट ऐसे देखी जाती है कि जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसकी कोई भी कृति पूछी जा सकती है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्ञानपीठ लेने वाले व्यक्ति हैं, अज्ञेय जी खूब सुने हैं, उनका ही ये पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय तो इनको बाद में बोलने लगे थे। ठीक है, तो जिसका, ये अज्ञेय का मतलब क्या होता है? जिसको जाना ही ना जा सके, इनके अंदर इतना ज्ञान देखा लोगों ने, जिसको जाना ही ना जा सके, इसलिए इनको अज्ञेय बोल दिया। अज्ञेय इनका नाम नहीं था, नाम तो ये था। ठीक है, तो हिरोशिमा भाई, हिरोशिमा की सच्ची सच्ची कहानी, हिरोशिमा में बहुत लोग मारे गए, सच्चाई लाई दुनिया के सामने कविताओं से, तो ऐसे याद रख लेना। नकेल डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? नकेल डालना, परेशान करना या वश में करना। अब ये सबको करना चाहिए। मैं कहूं कि सर, आप कहो कि सर ये तो पढ़ाया नहीं है किसी ने, ये पढ़ाने लायक है ही नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा इसको, फिर भी ये सही कर दोगे। मुहावरा कोई भी पढ़ाने लायक नहीं होता, मुहावरा आपको अपनी बुद्धि से सही करना होता है। नकेल डालना, इसकी तो नाक में नकेल डाल दूंगा मैं अभी। नकेल डालना क्या परेशान करना होगा? नहीं, परेशान करना कहां हुआ मेरे मित्र? नकेल डालना, इसकी नाक में नकेल डाल दूंगा, फिर ये कंट्रोल में रहेगा, फिर ये ठीक रहेगा।
तो भाई वश में करना, नाक में नकेल डाल दी। आप देखो जब आपके घरों में जो पशु होते हैं, स्पेशली जो गाय के पशु हैं, उनकी नाक में छेद करके नकेल डाल दी, तो क्या होता है फिर? परेशान करना होता है क्या? वो नहीं, वश में कर लिया फिर उसको आपने। ये होती है नकेल डालना। समझ में आई? पता नहीं यार, नाक में छेद करना ही कह दोगे फिर तो तुम, अगर ये पशु वाला एग्जाम्पल दूं। वश में कर लिया, नकेल डालना। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सबसे आसान शब्द है भाई ये। अगर 90% से ऊपर का सही नहीं आया तो समझ लो बालको, बहुत चाटे पड़ने चाहिए फिर तुम्हें, बहुत बहुत। चलो ये तो इज्जत बचा ली तुमने, बच गए तुम, जाओ। जो सब कुछ जानता हो, 95% ने सबको सही कर दिया। सब कुछ सर्वज्ञ भगवान को कहते हैं, और कोई सब कुछ नहीं जानता। बहुज्ञ जो बहुत ज्ञानी हो, अल्पज्ञ जो बहुत कम ज्ञानी हो, अज्ञ जिसको ज्ञान ही ना हो। सबका मतलब समझ में आ गया? सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता, ज्ञ मतलब ज्ञानी, जानना। आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है? आज साहित्य थोड़ा ज्यादा हो गया मुझे लगता है, 5-6 क्वेश्चन हो गए, पर हो सकते हैं इतने इतने वहां भी हो सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अमृता प्रीतम। कितने लोगों को पता है इस बात का? भाई ये तो पता होना चाहिए यार, ये सबसे आसान क्वेश्चन है साहित्य का। आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेव, मीराबाई लगा देंगे कहीं तो, मीरा आ रहा है, मीराबाई। ओ 10% तो मिल गए 10% तो। अरे बालको, अगर ये इतने ही आसान होते तो फिर ये इसको पूछता ही क्यों? ऐसे तो थोड़ा सा दिमाग लगाए करो। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी और बार बार इस बात का जिक्र किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस मूल रूप से किस भाषा में लिखा था? तुलसीदास जी ने। किसने लिखा इसको? तुलसीदास जी ने। बाद में तो इसके ट्रांसलेशन आए, वो सब अलग अलग भाषाओं में हो गए, वो अलग बात है। तुलसीदास जी ने इसको किस भाषा में लिखा था रामचरितमानस को? बताओ। रामचरितमानस को मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया था। भाषा भारतीय, अन्य भारतीय भाषाएं, वो सब हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, उस वाले टॉपिक में इसका जिक्र बहुत बार हुआ कि रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है, अवधि में लिखी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इस वाक्य में गलती कहां है? इसको करेक्ट कैसे करोगे? कोई कर सकता है क्या करेक्ट? यद्यपि आज 37 में से स्कोर बताना, मैं जानने का बड़ा इच्छुक रहूंगा आपका। मुझे आज आपका स्कोर चाहिए। मुझे पता है आज आपकी लंका लगी होगी। अगर आप आज भी नहीं लग पाई लंका, फिर नहीं लगा पाएगा कोई भी भर्ती बोर्ड आपकी लंका, ये समझ लेना। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो देखो, यद्यपि के साथ याद रखना बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ निश्चित चीज आती है और वो तभी सही माने जाते हैं। तथापि इसके साथ आएगा हमेशा, ये दोनों फिक्स होते हैं। यदि के साथ हमेशा तो आएगा। यदि तो फिक्स है, यद्यपि, तथापि, यदि तो। ठीक है, तो यद्यपि तथापि से ही हमारा ये सही हो जाता है, और कुछ था ही नहीं इसमें। यद्यपि तथापि 57% ने तो सही किया, बाकी तो भाई हिंदी तो हिंदी है फिर, है ना? फिर तो ये तो नियम था। अगर ये नियम पता होता तो ये इजीली सही हो जाएगा। नहीं पता है तो आज पता कर लेना कि यद्यपि, तथापि, यदि तो, ये हमेशा ऐसे ही सही होते हैं। ठीक है, और किसी में ऐसा नहीं है, वरना मैं बता ही देता आपको। कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? कबीरदास जी की जो वाणियों की भाषा है, जैसे तुलसीदास जी की अवधि भाषा थी, रामचरितमानस लिखा उन्होंने, उसमें कबीरदास जी ने अपनी सारी बातें किस भाषा में अधिकतर बातें की हैं, वो बताओ। पता होना चाहिए भाई। 70% को पता है, बिल्कुल। सदुक्कड़ी भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रज किसकी है, कोई बता सकता है? ब्रज भाषा कौन से प्रसिद्ध कवि की है? सूरदास की। सूरदास ब्रज में लिखा है, कृष्ण जी के ऊपर लिखते थे, तो ब्रज इसलिए याद रहेगा, है ना? अज्ञ विज्ञ दोनों एक ही है भाई वो। ठीक है, तो ब्रज सूरदास, सदुक्कड़ी कबीर, सदुक्कड़ी कबीर। ठीक है, और तुलसीदास, ये भी तो इनके साथ के हैं, तो तुलसीदास मतलब इसी कैटेगरी के हैं, साथ के तो नहीं कहूंगा, तो तुलसीदास अवधि। ठीक है, तो ये याद रहेंगे अब आपको बात। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, निज भाषा आह, निज भाषा उन्नति अह, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो भाई आप इसमें छंद बताना है, और छंद हम बिन मात्रा गिने नहीं बता सकते। अब क्या आप मात्रा गिनवा सकते हो मेरे साथ? गिन सकते हैं बच्चे? अगर आप कहोगे तो गिन दूंगा। मात्रा गिनना मैंने सिखाया था। अगर छोटी मात्रा हो उसको लघु कहते हैं, लघु मतलब एक। और ये जय में ए आ रहा है तो वो भी ए भी छोटा ही होता है, ये भी एक। गुरु, क्योंकि आ की मात्रा गुरु में आई, गुरु को ऐसे लिखते हैं, दो होता है इसका मतलब। ये भी गुरु है, ये भी दो हो गया। बच्चों ये जो ऊ है ये एक होता है अपने आप में, है ना? ये तो ऊ, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है तो दो हो जाता है। अब यहां न, ध्यान देना, न और न, अगर ये दो शब्द याद होगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर ये इस तरह से द्विज आ जाए और बीच में आए तो अपने से पहले वाले को एक गुरु बना देते हैं। अर्थात ये जो एक बना, ये ऊ जो एक था, इसको गुरु बना देंगे, इसको ही ये गुरु बना देंगे, क्योंकि ये इसकी वजह से। तो आधे न का तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो पूरा न है उसमें ए होता है, इसलिए वो लघु ले जाएगा। और तय, ये ई की छोटी मात्रा, तो ये लघु हो गया। अब मैं आगे देखूं तो ये लघु है ए, दो मात्रा है तो ये गुरु हो गया। वैसे एक भी होती तो भी ये गुरु होती, क्योंकि ए और आई ये दोनों गुरु में आएंगे। ये दोनों विशाल व्यंजन, बड़े दीर्घ व्यंजनों में आते हैं, तो दोनों, चाहे एक मात्रा होती चाहे दो मात्रा होती, इसके ऊपर गुरु ही होता। अब हम यहां से गिन लेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या है। एक और एक दो, दो और तीन, दो और दो चार, दो 6, दो 8, 9, 10, 11 और दो 13। 13 मात्रा पहले चरण में अगर आ रही हो, पहले चरण में अगर 13 मात्रा हो तो पहले और तीसरे में बराबर होंगी। और कंफर्म करना है तो इसकी भी गिन लेना, इसमें भी 13 ही आएंगी। और 13 मात्रा पहले तीसरे चरण में सिर्फ दोहे में होती है, और इन दोनों में फिर 11 आएंगी, चेक कर लेना। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? तो दोहा इस सवाल का आंसर है, राइट आंसर है। अब मैं आपको यहां बता देता हूं क्या, एक गद्यांश। 3 क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं, हालांकि वहां पर 5 आएंगे, पर फिर भी हम 3 ही लेते हैं क्योंकि हमें इसको समझना है बस।
समझाना है। तो देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, क्योंकि देखो जब समझ में आ गया तो 3 करो या 5 करो। मैं तो और मुश्किल ही बना रहा हूँ अगर 3 ला रहा हूं, क्योंकि अगर 5 लाऊंगा और स्टोरी समझ में आ गई तो 5 यूं लग जाते हैं। तो ठीक है, तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हम किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए हमें। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, बहुत बढ़िया स्टोरी है जी, हिंदी साहित्य की है। लोक साहित्य से लेकर आधुनिक गद्य तक इसकी यात्रा निरंतर विकासशील रही है। बिल्कुल, ये हिंदी साहित्य की बात चल रही है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसकी भाषा और साहित्य की समृद्धि पर निर्भर करती है। कोई भी राष्ट्र, देश को जोड़ दिया, देश की उन्नति उसकी भाषा और साहित्य की समृद्धि पर। भाषा और साहित्य उसका अच्छा होगा, वो समृद्ध होंगे तो देश की उन्नति होगी, ऐसा इन्होंने बोला। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज को आईना दिखाने वाली चीज होती है कि तुम जैसे हो ये रहे। दर्पण का मतलब ये है तो जो न केवल वर्तमान को दर्शाता है बल्कि भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आज के तकनीकी युग में भी साहित्य की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि डिजिटल माध्यमों ने इसे जन जन तक पहुंचाने में सेतु का कार्य किया। साहित्य पहुंच रहा है ना कुमार विश्वास जी के माध्यम से, है ना। आज के डिजिटल युग में देखा आपने, साहित्य साधना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति का आधार है। ठीक है, अब हम इस पे ले लेते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, हाँ ये लाइन आई थी, ये रही, साहित्य समाज का दर्पण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस कथन का आशय क्या है? गद्यांश वही परफेक्ट है, वही मुश्किल भी है जिसको इस तरह से पूछा जाए। अब इसका आशय देखो, साहित्य में दर्पण की तरह चमक होती है, क्या इसलिए है? साहित्य में नहीं, साहित्य उसका आईना है, दर्पण है, जो न केवल वर्तमान को दर्शा रहा है बल्कि भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। साहित्य समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। मुझे तो दम लग रहा है इस बात में। अगला पढ़ लेते हैं। साहित्य पढ़ने से चेहरा साफ दिखता है, एकदम गलत हो गया ये तो। समाज साहित्य का निर्माण करता है, समाज साहित्य का निर्माण, अरे साहित्य से समाज को जोड़ रहे हैं, ये उल्टा कर रहा है, समाज निर्माण कर रहा है साहित्य का, ये तो एकदम ही उलट बात हो गई। इससे साहित्य समाज की वास्तविकता को, दर्पण तो वास्तविकता ही दिखाता है ना। तो भाई साहब ये गद्यांश थोड़ा टफ में आएगा, इसको श्रेणी थोड़ी टफ देनी पड़ेगी हमें। अब फिर से वही बात, गद्यांश वही है, बस इसमें एक प्रासंगिकता वर्ड आया था, ये रहा कि आज के तकनीकी युग में भी साहित्य की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। इस प्रासंगिकता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय बताओ। ये प्रासंगिकता, प्रासंगिक मुख्य वर्ड, ता अलग हो गया, तो ता वर्ड ये रहा। कितने लोगों ने सही किया? ओ भाई साहब सी लगा रहे हो। इकता, प्रसंग, इकता, प्रासंग, प्रासंग, प्रासंग नहीं है, प्रसंग होता तो सही बात समझ में आती। प्रासंग, प्रासंगिक एक वर्ड है, ताए जबरदस्ती लगा के इसको संज्ञा बनाया है, तो ये ता ही इसमें आपको लगाना है प्रत्यय। 64% अब आया। चलो नेक्स्ट, गौरवशाली। ऐसे सवाल ऐसे भी आते हैं गद्यांश में कि केवल वही पूछ लिया और सवाल इससे पूछा ही नहीं और उसका शब्द दे दिया, उसमें से ही उपसर्ग प्रत्यय छुटवा लिया आपसे, ऐसा भी गद्यांश होता है। गौरवशाली शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? गौरवशाली शब्द, इसमें गौरवशाली शब्द आया था, याद होगा आपको कि गौरवशाली कहां है? देखो ये रहा, पहली लाइन, हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। इस गौरवशाली व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या है ये गौरवशाली? अत्यंत गौरवशाली है। तो भाई साहब गौरवशाली किसकी विशेषता बता रहा है? अत्यंत गौरवशाली, बताओ। साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों, कितना आसान तो है। गौरवशाली किसी चीज की विशेषता ही बता रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास की विशेषता बता रहा है कि ये गौरवशाली है। ये प्रविशेषण है इसका, तो विशेषण कहेंगे। विशेषण बिल्कुल सही है, 81% लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 37 में से। आप स्कोर बता देना बच्चों कि 37 में से आपका क्या स्कोर आया है, कमेंट करना जरूर। कैसा लगा ये सेट, क्या ऐसा मैं पढ़ा पाया और अगले सेट में हम इससे अच्छा टारगेट कर पाए। आज थोड़ा मुश्किल था सेट, ये मुझे मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा, पर ऐसी भी हिंदी आती है, आ सकती है, तो हमें तैयार रहना होगा। और मुश्किल हिंदी आएगी तो हम कैसे अपने कॉमन सेंस से सही करेंगे, वो हमने कोशिश की आज सही करने की, है ना। कैसे उनको सोचना होता है। ये कुछ गृह कार्य में प्रश्न है, तो इनको देखना चाहो तो ये थोड़ा रिवीजन के रूप में, मैंने कि चलो इस बहाने से आप थोड़ा रिवीजन करोगे पीछे का, इसलिए देता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।